अगर आप खुद को आलसी समझकर दोष देती हैं तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि शायद गलती आप में नहीं है। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आज मैं उस एहसास की बात करने आई हूँ जो आप रोज महसूस करती हैं, लेकिन शायद किसी से खुलकर कह नहीं पाती, क्योंकि घर की औरत से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो सब संभाल लेगी, बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत किए। सुबह जब आंख खुलती है तो शरीर बिस्तर से उठ तो जाता है, लेकिन मन वहीं पड़ा रह जाता है, क्योंकि दिमाग पहले ही दिन भर की जिम्मेदारियों की लिस्ट देख चुका होता है। बच्चों का स्कूल, पति का ऑफिस, घर का काम, रिश्तों की चिंता और अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं। और तभी मन धीरे से कहता है कि आज मन नहीं कर रहा, आज थकान बहुत ज़्यादा है, आज बाद में करेंगे। यहीं से शुरुआत होती है उस चीज़ की जिसे हम आलस कहते हैं। लेकिन सच ये है कि आलस कोई बुरी आदत नहीं होती। आलस उस मानसिक थकान का नाम है जो तब पैदा होती है जब इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन बदले में कुछ महसूस नहीं करता। न सराहना, न संतोष, न अपनापन। घर संभालने वाली औरत दुनिया की सबसे मेहनती औरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखी भी वही होती है। और जब इंसान लगातार अनदेखा होता है तो उसका मन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। वो शरीर से नहीं, अंदर से थक जाता है, और यही अंदर की थकान काम को टालने की आदत बना देती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने आलस को कोसने के बजाय उसे समझा, जिसने काम को बोझ नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाया, और जिसने छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी जिंदगियां बदल दी। और उस देश का नाम है जापान। जापान में लोग चिल्लाकर मोटिवेशन नहीं देते, वे बड़े बड़े सपनों का दबाव नहीं बनाते। वे बस इतना सिखाते हैं कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर कैसे बना जाए, ताकि इंसान टूटे नहीं, थके नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत बनता चला जाए। आज इस वीडियो सीरीज में मैं आपको जापान की वही सोच बताने जा रही हूँ, वो 10 जापानी तकनीकें जो आलस और टाल-मटोल को जड़ से खत्म कर देती हैं, और आपकी सोच के साथ साथ आपकी पूरी दिनचर्या को भी धीरे धीरे बदल देती हैं। आज पार्ट 1 में हम बात करेंगे उन 2 तकनीकों की जो किसी भी औरत के लिए सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तकनीकें काम का बोझ नहीं बढ़ाती, बल्कि मन का डर कम करती हैं। और जब डर कम हो जाता है तो आलस अपने आप पीछे हट जाता है। सुबह का समय है, आप रसोई में खड़ी हैं, काम बहुत है, लेकिन मन भारी है। और तभी दिमाग कहता है कि आज सब एक साथ नहीं होगा, आज सब संभालना मुश्किल है। और यही दिमाग पूरे काम को एक पहाड़ की तरह देखना शुरू कर देता है। जापान की पहली तकनीक इसी पहाड़ को तोड़ने का तरीका सिखाती है, और इस तकनीक का नाम है काइज़ेन, जिसका मतलब है छोटे छोटे कदम लेकर लगातार सुधार करते रहना, बिना खुद पर दबाव डाले, बिना खुद को दोष दिए। काइज़ेन ये नहीं कहता कि पूरा घर एक साथ साफ करो। काइज़ेन ये कहता है कि पहले सिर्फ एक कोना साफ करो, क्योंकि दिमाग को पहाड़ नहीं, रास्ता चाहिए होता है, और छोटा रास्ता उसे डराता नहीं है। काइज़ेन ये नहीं कहता कि आज 1 घंटा एक्सरसाइज करो। काइज़ेन ये कहता है कि बस 2 मिनट चलो, क्योंकि 2 मिनट का फैसला दिमाग आसानी से मान लेता है, और जैसे ही आप शुरू करती हैं, शरीर खुद आगे बढ़ने लगता है। काइज़ेन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये शुरुआत को आसान बना देता है, और जब शुरुआत आसान हो जाती है तो आलस की जड़ अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि आलस की असली ताकत शुरुआत को रोकने में होती है। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपकी आदत बन जाते हैं, और जब आदत बन जाती है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और यहीं से आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। लेकिन बहनों, सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर काम के पीछे कोई कारण ना हो तो इंसान चाहे जितना भी मजबूत हो, एक दिन अंदर से टूट ही जाता है। और इसी वजह से जापान की दूसरी तकनीक आती है जो दिल से जुड़ी होती है। इस तकनीक को जापान में इकिगाई कहते हैं, और इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण, सुबह उठने की वजह, वो वजह जो आपको थकान के बावजूद उठने की ताकत देती है। हम में से ज़्यादातर औरतें सुबह उठती हैं जिम्मेदारी के कारण, लेकिन बहुत कम औरतें सुबह उठती हैं खुशी के कारण। और यही फ़र्क इंसान को जिंदा रहने और बस निभाने में अलग करता है। जब आप ये समझने लगती हैं कि आप खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बना रही, बल्कि अपनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए बना रही हैं, तो वही काम भारी नहीं लगता, बल्कि सुकून देने लगता है। जब आप ये समझने लगती हैं कि आप घर इसलिए साफ नहीं कर रही कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कर रही हैं ताकि आपके घर में शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो वही झाड़ू बोझ नहीं, सेवा बन जाती है। इकिगाई आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का ढेर नहीं है, बल्कि आपके हर काम में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। और जैसे ही आप उस अर्थ से जुड़ जाती हैं, आलस अपने आप दूर होने लगता है।
जापान में बुजुर्ग औरतें भी काम करती हैं क्योंकि उनके पास जीने की वजह होती है। उनका इकिगाई उनके दिल को हर दिन ऊर्जा देता है और यही वजह है कि उम्र उनके शरीर पर असर करती है, उनके मन पर नहीं। बहनों, आपका इकिगाई भी कहीं बाहर नहीं है, वो आपके घर में है, आपके हाथों में है, आपके बच्चों की मुस्कान में है। बस जरूरत है उसे काम नहीं, जीवन समझने की। आज अगर आप सिर्फ इतना तय कर लें कि आप हर काम डर से नहीं बल्कि अर्थ से करेंगी, तो यकीन मानिए आलस की जड़ यहीं से हिलने लगेगी। क्योंकि मन को जब कारण मिल जाता है तो बहाने अपने आप खत्म होने लगते हैं। पार्ट 1 यही रुकता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली तकनीकें आपको सिखाएंगी कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों में मन को हल्का किया जाए, तनाव को कम किया जाए और काम के प्रति फिर से वही ताजगी लौटाई जाए जो कभी थी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस जापानी तरीके की जो प्रकृति और लिखने की शक्ति से आपके दिमाग को साफ कर देती है, ताकि टाल मटोल और मानसिक बोझ दोनों धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। अगर आपको लगा कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा कि कोई आपकी थकान को समझ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और बहन के लिए सहारा बन सकती है। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि आज से मैं छोटे कदम शुरू करूंगी, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से ही जन्म लेते हैं। और याद रखिए बहनों, आप आलसी नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा देने के कारण थोड़ी थकी हुई हैं और अब वक्त है खुद को भी थोड़ा सा वापस देने का। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ये उम्मीद जिंदा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें भी सुकून, शांति और अपनी पहचान की जगह बाकी है। और आज हम उसी शांति की ओर एक और कदम बढ़ाने वाले हैं। कल हमने बात की थी कि आलस कोई बुरी आदत नहीं होता, बल्कि वो उस मन की थकान का नाम है जो लगातार दौड़ते दौड़ते रुकना चाहता है। और आज हम जानेंगे कि जापान की कुछ ऐसी तकनीकें कैसे इस थके हुए मन को फिर से हल्का कर देती हैं, बिना किसी दबाव, बिना किसी जबरदस्ती के। बहनों, जरा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह से शाम तक आप कितनी बातें दिमाग में लेकर चलती हैं? क्या बनाना है, क्या खरीदना है, किससे क्या कहना है, किस बात से कौन नाराज ना हो जाए। और इन सब के बीच आपका मन कहीं खो जाता है, क्योंकि दिमाग कभी रुकता ही नहीं। यही लगातार चलता हुआ दिमाग धीरे धीरे आपको थका देता है, और जब मन थक जाता है तो शरीर काम करने से इनकार कर देता है और हम उसे आलस का नाम दे देते हैं, जबकि असल में वो एक ब्रेक की मांग होती है। जापान में इस बात को बहुत पहले समझ लिया गया था और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीका निकाला जिससे इंसान दिमाग को बिना दवाई, बिना भागदौड़, बिना शोर के शांत कर सकता है। और इस तरीके को कहते हैं शिनरिन योकू। शिनरिन योकू का मतलब होता है जंगल में नहाना, लेकिन इसका असली अर्थ ये है कि प्रकृति के बीच कुछ पल बिताकर अपने दिमाग को फिर से सांस लेने देना, क्योंकि पेड़, हवा और खुला आसमान हमारे मन पर वैसा ही असर करते हैं जैसा ठंडा पानी थके हुए शरीर पर करता है। बहनों, आपको किसी पहाड़ या जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ सिर्फ 5 या 10 मिनट अपने घर की छत पर, आंगन में या पास के किसी पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी हो जाएं और मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें, तो आपका मन अपने आप हल्का होने लगेगा। जब आप पत्तों की हरियाली देखती हैं, हवा की हल्की सी आवाज़ सुनती हैं और गहरी सांस लेती हैं, तो आपका दिमाग उस शोर से बाहर निकलने लगता है जो पूरे दिन उसे परेशान करता है। और यही शांति धीरे धीरे आलस की जड़ को कमज़ोर कर देती है। शिनरिन योकू आपको ये सिखाता है कि हर समय कुछ करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस होना ही काफ़ी होता है। और जब मन को ये एहसास होता है कि उसे भी आराम मिल सकता है, तो वो काम के समय आपका पूरा साथ देने लगता है। आप देखिएगा, जिस दिन आप प्रकृति के साथ कुछ पल बिताएंगी, उस दिन काम शुरू करने में उतनी हिचक नहीं होगी, क्योंकि मन पहले ही थोड़ी राहत पा चुका होगा। और राहत मिलने के बाद आलस टिक नहीं पाता। लेकिन बहनों, सिर्फ मन को शांत करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक दिमाग में उलझी हुई बातें बाहर नहीं आएंगी, तब तक वे अंदर बोझ बनकर बैठी रहेंगी। और इसीलिए जापान की अगली तकनीक आती है जो लिखने की ताकत सिखाती है। इस तकनीक को काकेइबो कहा जाता है और ये सिर्फ खर्च लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों को कागज़ पर उतारकर दिमाग को खाली करने की कला है, ताकि मन में जगह बने और स्पष्टता आए। हम में से बहुत सी औरतें सब कुछ याद रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिमाग कोई अलमारी नहीं है, और जब आप हर बात दिमाग में रखने लगती हैं तो वो धीरे धीरे थक जाता है और थका हुआ दिमाग काम टालने लगता है। जब आप अपने दिन के काम, अपनी ज़रूरतें, अपनी चिंताएं और अपने छोटे छोटे लक्ष्य एक डायरी में लिख देती हैं, तो दिमाग को ये भरोसा हो जाता है कि उसे सब कुछ संभाल कर नहीं रखना है, और तभी उसे राहत मिलती है।
काकेबो आपको ये सिखाता है कि लिखना सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए भी होता है, ताकि आप अपने मन का बोझ कागज को सौंप सके और खुद हल्का महसूस कर सकें। बहनों, जब दिमाग हल्का होता है तो काम बोझ नहीं लगता, और जब काम बोझ नहीं लगता तो आलस धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर निकलने लगता है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी जबरदस्ती के। जापान में लोग रोज कुछ मिनट लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साफ दिमाग के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, और यही साफ दिमाग उन्हें अनुशासित और प्रोडक्टिव बनाता है। आप भी आज से ये तय कर सकती हैं कि दिन की शुरुआत या दिन के अंत में सिर्फ कुछ मिनट अपने लिए निकालेंगी और जो भी मन में है उसे लिख देंगी, बिना डर, बिना शर्म, बिना ये सोचे कि कोई पढ़ेगा या नहीं। जब आप ऐसा करेंगी तो आपको खुद महसूस होगा कि अगला काम शुरू करना आसान लगने लगा है, क्योंकि अब दिमाग खाली नहीं है, और खाली दिमाग आलस नहीं बल्कि ऊर्जा पैदा करता है। पार्ट 2 यहीं रुकता है, क्योंकि अगली तकनीकें आपको सिखाएंगी कि परफेक्शन के डर से कैसे बाहर निकलें और कैसे काम को पूरा होने तक पूरे फोकस के साथ किया जाए, बिना बीच में भटके। पार्ट 3 में हम बात करेंगे उन जापानी विचारों की जो आपको गलती करने से डरना नहीं बल्कि सीखना सिखाएंगी, ताकि शुरुआत करने में देरी ना हो और काम अधूरा न छूटे। अगर आपको आज की ये बातें दिल से जुड़ी हुई लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मन थोड़ा हल्का हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक इस सफ़र को आगे बढ़ाने में मदद करती है। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आज आप अपने लिए प्रकृति और लिखने के लिए कुछ पल निकालेंगी, क्योंकि जब आप खुद को समय देती हैं तभी ज़िंदगी आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। मैं हूँ आपकी अपनी देसी जायका क्वीन, और याद रखिए बहन, जो मन शांत होता है वही मन आलस को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। और अब हम इस सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो सीरीज़ के साथ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रही बल्कि अपने अंदर कुछ बदलने का साहस भी जुटा रही हैं, क्योंकि सच यही है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और आज हम उसी अंदर की दुनिया में एक और गहरा कदम रखने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि आलस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उस मन की आवाज़ है जो थक चुका है। और हमने ये भी जाना कि कैसे छोटे कदम और सही उद्देश्य मन को फिर से चलने की ताकत दे सकते हैं। लेकिन बहन, एक सच्चाई और भी है जिसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम उसे सही से ना कर पाएं, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग कुछ कह ना दे। और ये डर इतना गहरा होता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, और इसी डर को हम आलस समझ लेते हैं। जापान की सोच इस डर को बहुत सुंदर तरीके से तोड़ती है, बिना आपको कमज़ोर महसूस कराए। और इसी सोच का नाम है शोशिन, जिसका मतलब होता है शुरुआती मन, यानी हर काम को पहली बार करने वाले की तरह करना, बिना परफेक्शन का बोझ उठाए। जब आप किसी काम को ये सोचकर शुरू करती हैं कि मुझे इसे बिल्कुल सही करना है, तो दिमाग दबाव में आ जाता है, और दबाव में आया हुआ दिमाग अक्सर काम से भागने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए। लेकिन शोषण आपको ये आज़ादी देता है कि आप कह सके कि मैं सीख रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे गलती करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हर गलती मुझे आगे बढ़ना सिखाएगी, पीछे नहीं ले जाएगी। बहनों, ज़रा सोचिए, जब आपने पहली बार खाना बनाना सीखा था तब आपसे कितनी गलतियाँ हुई थी, लेकिन क्या आपने कोशिश छोड़ दी थी? नहीं, क्योंकि उस समय आपके मन में डर नहीं था, सीखने की खुशी थी। शोषण वही खुशी वापस लाता है। वो आपको याद दिलाता है कि शुरुआत का मतलब असफलता नहीं बल्कि संभावना होता है, और जब मन में संभावना जागती है तो आलस अपने आप पीछे हट जाता है। आप जब ये स्वीकार कर लेती हैं कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, तब काम करना हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रही होती बल्कि खुद के साथ चल रही होती हैं। लेकिन बहनों, शुरुआत कर लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार हम काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही हमारा ध्यान भटक जाता है। मोबाइल, बातें, चिंता और काम अधूरा रह जाता है, और अधूरे काम मन पर और ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। जापान की अगली तकनीक इसी अधूरेपन को ख़त्म करने की कला सिखाती है, और इस तकनीक का नाम है ज़ानशिन, जिसका अर्थ होता है पूरी उपस्थिति। यानी जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसी काम के साथ पूरी तरह मौजूद रहना। ज़ानशिन ये नहीं कहता कि आप घंटों एक ही काम करें, ज़ानशिन ये कहता है कि जितनी देर करें पूरी तरह करें, क्योंकि आधा ध्यान आधा परिणाम देता है, और आधा परिणाम मन को संतोष नहीं देता।
जब आप किसी काम को पूरे मन से पूरा करती हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आती है, क्योंकि अधूरापन खत्म हो जाता है और यही अधूरापन आलस का सबसे बड़ा कारण बनता है। बहनों, जरा अपने दिन को देखिए, कितने काम आधे रह जाते हैं और वही अधूरे काम रात को सोने नहीं देते, दिमाग में घूमते रहते हैं और अगली सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। जानशिन आपको ये सिखाता है कि एक समय में एक ही काम करे और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसी में रहें, क्योंकि पूरा हुआ काम मन को हल्का करता है और हल्का मन आलस नहीं करता है। जब आप ये आदत बना लेती हैं तो काम धीरे धीरे कम लगने लगता है, क्योंकि अब आपके मन पर अधूरे कामों का बोझ नहीं होता और यही बोझ हटते ही ऊर्जा वापस लौट आती है। जापान में लोग काम के दौरान इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा किया हुआ काम ही असली विश्राम देता है और यही सोच उन्हें थकने से पहले ही संतुष्ट कर देती है। बहनों, जब आप परफेक्शन के डर से बाहर आती हैं और काम को पूरा होने तक करने की आदत डाल लेती हैं तो आलस की आधी लड़ाई यहीं जीत ली जाती है, क्योंकि अब ना डर है ना अधूरापन। पार्ट 3 यहीं रुकता है, क्योंकि अभी 2 और बहुत ज़रूरी जापानी तकनीकें बाकी हैं जो आपको सिखाएंगी कि कैसे खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डालें और कैसे संतुलन बनाकर लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें। पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस सोच की जो आपको ये सिखाएगी कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कैसे खुद को थकाए बिना काम किया जाए, ताकि आलस दोबारा आपकी ज़िंदगी में जगह न बना पाए। अगर आपको आज की बातें सच लगी हों, अगर आपको लगा हो कि अब आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पा रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक इस सफ़र को और आगे बढ़ाने की ताकत देती है। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आज से आप सीखने वाले मन के साथ काम करेंगी और अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी जीवन आगे बढ़ता है। याद रखिए बहनों, जो खुद को सीखने की इजाज़त देता है वही इंसान आलस से आज़ाद होता है। और अब हम इस बदलाव के सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप यहाँ तक बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये मान लिया है कि आपकी थकान कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि अब जिंदगी को थोड़ा अलग तरीके से जीने की ज़रूरत है। और आज हम उसी अलग तरीके को समझने जा रहे हैं, ताकि आप टूटे बिना आगे बढ़ सकें। अब तक हमने जाना कि कैसे डर और अधूरापन आलस को जन्म देते हैं और कैसे सीखने वाला मन और पूरा किया हुआ काम मन को हल्का बना देता है। लेकिन बहन, एक बहुत बड़ी सच्चाई और है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार आलस इसलिए नहीं आता कि हम काम नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं। और जब बोझ हद से बढ़ जाता है तो मन और शरीर दोनों एक साथ जवाब दे देते हैं। घर की औरत की यही आदत होती है कि वो सब कुछ संभालने की कोशिश करती है, सबके लिए हाँ कह देती है, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और फिर धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराती रहती है। जापान की एक बहुत ही सुंदर सोच इसी आदत को संतुलन में लाने का तरीका सिखाती है और इस सोच को कहा जाता है हारा हाची बू, जिसका मतलब होता है कि पेट को 80% भरकर रुक जाना ताकि शरीर हल्का और स्वस्थ बना रहे। लेकिन बहनों, ये सोच सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है जो हमें ये सिखाता है कि काम भी उतना ही करो जितना संभाला जा सके, क्योंकि ओवरलोड इंसान को मजबूत नहीं बल्कि थका हुआ बना देता है। जब आप हर काम को 100% परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हैं तो आप अनजाने में खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेती हैं और यही उम्मीद धीरे धीरे दबाव बन जाती है और दबाव से आलस पैदा होता है। हारा हाची बू आपको ये सिखाता है कि हर दिन खुद से ये पूछना ज़रूरी है कि आज मैं कितना संभाल सकती हूँ, क्योंकि हर दिन आपकी ऊर्जा एक जैसी नहीं होती और इसे स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। बहनों, जिस दिन आप ये सीख लेंगी कि हर काम खुद ही करना ज़रूरी नहीं है, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, उसी दिन आपके मन से आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा और मन हल्का होते ही आलस भी पीछे हट जाएगा। आप देखिएगा, जब आप अपने काम को थोड़ा थोड़ा बांटेंगी, जब खुद को आराम देने की इजाज़त देंगी, तो वही काम जो पहले भारी लगता था अब सहज लगने लगेगा, क्योंकि अब आप खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़ी होंगी। जापान में लोग जानते हैं कि ज़्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता, बल्कि सही मात्रा में करना ही लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है और यही सोच उन्हें थकने से बचाती है।
लेकिन बहनों, संतुलन सिर्फ काम कम करने से नहीं आता। संतुलन तब आता है जब आपका आसपास का माहौल भी आपके मन के साथ तालमेल में हो। और इसीलिए जापान की अगली तकनीक आती है जो बाहरी अव्यवस्था को अंदर की शांति से जोड़ती है। इस तकनीक को सेइकेत्सु कहा जाता है और इसका मतलब होता है साफ सुथरी व्यवस्था बनाए रखना, न सिर्फ घर में बल्कि अपनी दिनचर्या और सोच में भी, ताकि दिमाग को हर समय चीज़ें ढूंढने और संभालने में ऊर्जा न गंवानी पड़े। जब घर में चीज़ें बिखरी होती हैं, जब कामों की कोई तय जगह नहीं होती, तो दिमाग हर समय सतर्क रहता है और ये लगातार सतर्कता मन को थका देती है और यही थकान आलस का रूप ले लेती है। सेइकेत्सु ये सिखाता है कि हर चीज़ की एक जगह हो, हर काम का एक समय हो, ताकि दिमाग को हर पल फैसले न लेने पड़े, क्योंकि फैसले लेने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बहनों, जब आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित कर लेती हैं, जब आप जानती हैं कि कब क्या करना है, तो मन को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अभी क्या करूं, और यही स्पष्टता काम शुरू करना आसान बना देती है। जापान में लोग बहुत कम चीज़ों में भी बहुत शांति से रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान चीज़ों की संख्या पर नहीं, व्यवस्था पर होता है, और यही व्यवस्था उन्हें मानसिक थकान से बचाती है। आप भी धीरे धीरे ये बदलाव ला सकती हैं। एक दिन में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा साफ करना, थोड़ा सा व्यवस्थित करना, ताकि आपका मन भी उसी तरह साफ और व्यवस्थित महसूस करे। जब बाहर का शोर कम होता है तो अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है, और वही साफ आवाज़ आपको बताती है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, ताकि आप खुद को खोए बिना जिंदगी जी सकें। बहनों, जब आप हारा हाचीबू से संतुलन और सेइकेत्सु से व्यवस्था सीख लेती हैं, तो आलस की पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अब ना आप ओवरलोड हैं, ना उलझी हुई, बल्कि शांत और सजग हैं। पार्ट 4 यहीं रुकता है, क्योंकि अब आखिरी 2 तकनीकें बाकी हैं जो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखा जाए और कैसे हर दिन को बोझ नहीं बल्कि उत्सव की तरह जिया जाए। पार्ट 5 में हम उन जापानी तरीकों की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में निरंतरता और आनंद लेकर आएंगे, ताकि आलस और टालमटोल हमेशा के लिए पीछे छूट जाएं। अगर आपको आज की बातें अपने जीवन से जुड़ी लगी हों, अगर आपको लगा हो कि अब आप खुद को थकाए बिना आगे बढ़ सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक इस संदेश को और बहनों तक पहुंचाने में मदद करती है। कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि आज से आप खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि जब औरत खुद को समझने लगती है तभी वो सच में मजबूत बनती है। और याद रखिए बहनों, जो इंसान संतुलन और व्यवस्था सीख लेता है वही आलस को जड़ से खत्म कर पाता है। और अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो सीरीज़ के साथ बनी हुई हैं, तो यकीन मानिए आप वही औरत नहीं रहीं जो इस वीडियो की शुरुआत में थी, क्योंकि अब आप ये समझ चुकी हैं कि आलस आपकी कमज़ोरी नहीं था, बल्कि वो आपके मन और शरीर का एक संदेश था जिसे अब आपने सुन लिया है। अब तक हमने जाना कि कैसे छोटे कदम, सही उद्देश्य, प्रकृति की शांति, लिखने की स्पष्टता, सीखने वाला मन, पूरा किया हुआ काम, संतुलन और व्यवस्था आपके अंदर जमी हुई थकान को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। और आज हम उन आखिरी 2 जापानी सोचों की बात करेंगे जो इस बदलाव को स्थायी बना देती हैं। बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर अचानक वही पुरानी आदतें लौट आती हैं, वही टालमटोल, वही थकान, और तब हमें लगता है कि शायद हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि बदलाव को बनाए रखने के लिए भी एक अलग सोच चाहिए। जापान की अगली तकनीक इसी निरंतरता की कुंजी है, और इस सोच को कहा जाता है मोनो नो अवारे, जिसका अर्थ होता है हर पल की नाजुकता को समझना और उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना, ताकि जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाए। मोनो नो अवारे हमें ये सिखाता है कि हर दिन, हर काम और हर पल अस्थायी है, इसलिए उसे टालने या उससे भागने के बजाय उसे पूरी मौजूदगी के साथ जीना चाहिए। क्योंकि जब आप हर पल को महसूस करती हैं तो आलस की जगह जागरूकता ले लेती है। जब आप ये समझ लेती हैं कि आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, तो आप काम को कल पर छोड़ने के बजाय आज ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगती हैं, और यही छोटी जागरूकता टालमटोल को धीरे धीरे खत्म कर देती है।
बहनों, जब आप सब्जी काटती हैं, खाना बनाती हैं, घर साफ करती हैं या किसी अपने से बात करती हैं और उस पल को पूरी तरह महसूस करती हैं, तो वही काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि आप उसे सिर्फ कर नहीं रही, जी भी रही होती हैं। जापान में लोग छोटे छोटे पलों को सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही पल मिलकर जीवन बनाते हैं, और जब जीवन को सम्मान मिलता है तो आलस अपने आप पीछे हट जाता है। लेकिन बहनों, जागरूकता के साथ साथ जीवन में आनंद भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना आनंद के अनुशासन भी थकाने लगता है। और इसीलिए जापान की आखिरी तकनीक आती है जो काम और खुशी के बीच संतुलन सिखाती है। इस तकनीक को जापान में यूरो को भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढना, ताकि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उत्सव बन जाए। यूरो को भी ये सिखाता है कि खुशी किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करती। खुशी तो तब भी मिल सकती है जब आप अपने लिए चाय बनाएं, खिड़की से बाहर देखें या दिन के अंत में खुद को शाबाशी दें। बहनों, जब आप अपने हर प्रयास को छोटा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मानने लगती हैं, तो आपका मन काम से भागता नहीं, क्योंकि अब काम आपको थकाता नहीं बल्कि संतोष देता है। जापान में लोग काम खत्म होने के बाद खुद को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सराहना बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है, और यही अंदर की सराहना इंसान को लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। जब आप अपने दिन में थोड़ी सी खुशी जोड़ देती हैं, तो आलस टिक नहीं पाता, क्योंकि खुशी ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा के सामने सुस्ती टिक नहीं सकती। बहनों, आज इस आखिरी पार्ट में आपसे बस एक वादा चाहिए कि आप खुद को सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि महसूस करने वाली इंसान मानेंगी, क्योंकि जिस दिन आप खुद को इंसान समझ लेंगी, उस दिन आलस की पकड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने इस सीरीज में क्या सीखा कि छोटे कदम डर तोड़ते हैं, उद्देश्य ऊर्जा देता है, प्रकृति मन को शांत करती है, लिखना दिमाग को साफ करता है, सीखने वाला मन शुरुआत आसान बनाता है, पूरा किया हुआ काम सुकून देता है, संतुलन थकान बचाता है, व्यवस्था मन को हल्का करती है, जागरूकता टालमटोल खत्म करती है, और खुशी हर दिन को जीने लायक बनाती है। बहनों, ये 10 जापानी तकनीकें कोई जादू नहीं है, ये बस आपको खुद से जोड़ने का रास्ता है। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो आलस अपने आप पीछे छूट जाता है। आज से आपकी ज़िंदगी में कोई क्रांति लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का इरादा काफ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे किया गया बदलाव ही लंबे समय तक टिकता है। अगर आज इस वीडियो को देखकर आपके दिल में यह एहसास आया हो कि अब आप खुद को समझ पा रही हैं, अब आप खुद पर दया और विश्वास करना सीख रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये सीरीज़ अपना काम कर चुकी है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये संदेश उन औरतों तक भी पहुंचे जो आज खुद को आलसी समझकर दोष दे रही हैं, जबकि वो सिर्फ थकी हुई हैं। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आज से आप खुद के लिए भी जीना शुरू करेंगी, क्योंकि जब औरत खुद को समय देती है तभी वो दूसरों को भी सच्चे दिल से दे पाती है। और जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप आलसी नहीं हैं, आप बस बहुत दिनों से खुद को भूल गई थीं, और आज आपने खुद को फिर से याद कर लिया है। यही सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद बहनों, और याद रखिए, आपकी हर छोटी कोशिश एक बड़ी जिंदगी की नींव